अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 4 महीनों से जारी जंग आखिरकार खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शांति समझौते पर दस्तखत कर दिया और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन दुनिया के नक्शे पर एक शख्स ऐसा है जिसने इस डील के बाद में ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कहीं ना कहीं खौफनाक सपना था, ऐसा लगता है वो साकार हो गया। और वो शख्स कौन है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? आप सही समझ रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके लिए अमेरिका ईरान की जो महाडील है ये किसी डेथ वारंट से कम नहीं। नेतन्याहू का सबसे बड़ा बुरा सपना सच हो चुका है और वो अपनी और परायों के बीच में अब चौतरफा घिर गए। आखिर ट्रंप और ईरान की इस दोस्ती ने नेतन्याहू की गद्दी को खतरे में कैसे डाल दिया? 100 दिनों से भी ज्यादा वक्त तक चली इस भीषण तबाही, बारूद की गंध और आसमान से बरसते विभत्स मलबे के बाद आखिरकार इस महायुद्ध का अंत हो गया। जिस समझौते का इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही थी, उस पर मुहर लग चुकी है। लेकिन इस अमन की सबसे बड़ी कीमत बेंजामिन नेतन्याहू को चुकानी पड़ रही है। नेतन्याहू इस डील से बेहद नाखुश हैं और वो चाहकर भी इसका समर्थन कर नहीं पा रहे। हालात ये है कि इजरायली पीएम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इजरायल को बैक टू बैक अमेरिका से 4 बड़े झटके लगे। ईरान डील में अमेरिका ने इजरायल की शर्तों को शामिल नहीं किया। इजरायल चाहता था कि ईरान समझौते में लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण के मुद्दे को शामिल किया जाए। इसके अलावा इजरायल की कोशिश खाड़ी देशों को अब्राहम समझौते में शामिल कराने की भी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं इजरायल ने अमेरिका से डील को लेकर जिस एमओयू पर साइन होने हैं उसकी एक कॉपी भी मांगी थी। अमेरिका ने इजरायल को वो कॉपी देने से क्लियर कट इनकार कर दिया। ये और भी बड़ा झटका। इतना ही नहीं, पेरिस में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ ही नहीं सकता। समझिए एक के बाद एक कितने दबाव इजरायल पर हो गए। इसीलिए तो अब कहीं ना कहीं नेतन्याहू कह रहे दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ये जो गाने की लाइनें हैं वो फिलहाल तो नेतन्याहू के लिए बिल्कुल मुफीद बैठ रही हैं, पूरी फिट बैठ रही हैं। शायद उनके दिल का आलम भी यही होगा, दिमाग का हाल क्या होगा समझ सकते हैं। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन हुआ क्या मुलाकात के लिए? व्हाइट हाउस ने अभी तक मिलने का वक्त ही नहीं दिया। समझिए क्या मायने हैं इस बात के। डील के बाद उन्हें मिलने का वक्त दिया जा सकता है, ये दावा किया जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी टीम बखूबी जानती है कि अगर पहले मिलने का मौका दिया जाता तो नेतन्याहू इमोशनल ट्रंप कार्ड जरूर फेंकते डोनाल्ड ट्रंप के आगे। लेकिन इस बार वो सारी साम दाम दंड भेद अब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, क्योंकि अब अमेरिका को मिल गया है अपना नया यार मुश्तबा खामनेई के रूप में, ईरान के रूप में। समझिए जिस तरह से अभी हालात हैं, कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजरायल के रक्षा मंत्री बेन ग्विर को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार तक कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन उनको परमिशन ही नहीं दी गई। ग्विर अमेरिका के मियामी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें आसानी से स्पेशल वीजा दिया ही नहीं गया। उनको कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस में उलझा कर रखा और ये इजरायल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आखिर वजह क्या है, बार बार सवाल पूछे जाने लगे। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये जो पूरा साइन हुआ, जो डील हुई, ये दरअसल डील नहीं, इजरायल के लिए डेथ वारंट है। डील के कारण अमेरिका और इजरायल के संबंधों में अब कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आती है। समझिए अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के संबंधों में खटास आ गई। डील में यूएस ने इजरायल की शर्तों को दरकिनार कर दिया, शामिल ही नहीं किया गया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर दरअसल इजरायल रोक चाहता था, लेकिन हुआ क्या? रोक लगी? जवाब है नहीं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट पर भी इजरायल रोकना चाहता था, लेकिन क्या उस पर पाबंदी लगी? जवाब है नहीं। डील में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठन शामिल ही नहीं किए गए हैं। समझिए जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दर्द, बड़ी हुक एक तरह से इजरायल के मन में उठा रही है।
अब ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के तहत लेबनान में भी युद्ध विराम होना है, जिसके लिए इजराइल तो बिल्कुल तैयार नहीं था। इस पूरे डील के तहत इजरायली सेना को लेबनान से वापस लौटना होगा, ये ईरान ने क्लियर कट मैसेज दिया था। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को सुरक्षा की ठोस गारंटी का भी इसमें जिक्र नहीं है। सोचिए, युद्ध में जो नुकसान हुआ, नुकसान की वजह से ईरान की ओर अब यूएई जा सकता है, ये और भी बड़ा झटका है इजराइल के लिए। ईरान के प्रभाव की वजह से अब्राहम अकॉर्ड से भी यूएई हट सकता है, ये और भी बड़ा डबल झटका हो जाएगा इजराइल के लिए। चारों तरफ से अब इजराइल घिर गया, चारों तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू घिर गए। नेतन्याहू के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है टाइमिंग। दरअसल ये जिस समय डील साइन हुई, इसी साल अक्टूबर के अंत से कुछ समय पहले इजराइल में है आम चुनाव। ये दावा किया जा रहा है कि ये जो चुनाव है, जो पहले बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी ताकत हो सकते थे क्योंकि चुनाव सर पर है, लेकिन अब वो मुसीबत बन गए। चुनाव सर पर है और नेतन्याहू पर घरेलू स्तर पर अब राजनीतिक दबाव है। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने तो संसद में नेतन्याहू को घेरते हुए सीधे सीधे शब्दों में कह डाला, पीएम नेतन्याहू बेहद मुश्किल रास्तों के बीच में फंस चुके हैं। दो ऐसे रास्ते, या तो हमारे सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के साथ सीधा टकराव मोल ले लें, या फिर इजरायली हितों का पूरी तरह से सरेंडर कर दें। मुसीबतें तो चौतरफा कहीं ना कहीं अब नेतन्याहू की है। लेकिन समझिए, नेतन्याहू के लिए मुसीबत सिर्फ इजराइल का विपक्ष नहीं है। नेतन्याहू के अपने घर यानी कि उनकी सरकार में भी कई लोग ऐसे हैं जो नाराज नजर आते हैं। कई सरकार में शामिल कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगी भी हैं। इस डील के तहत ईरान ने दरअसल शर्त रखी कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर इजराइल की जो सैन्य अभियान है उन्हें तुरंत रोक देना चाहिए, उन्हें तुरंत बंद होना चाहिए, जिसे अमेरिका ने मान लिया। इस शर्त ने इजरायली कट्टरपंथियों को पूरी तरह से भड़का दिया है। इजराइल के राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने खुलकर बगावत तक कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह साफ साफ लिखा कि ट्रंप का समझौता हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। और ऊपर से नेतन्याहू पर चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों ने उनकी स्थिति को और भी ज्यादा लाचार बना दिया है। समझिए किस तरह से एक तरफ ये पूरी डील साइन हुई, दूसरी तरफ नेतन्याहू पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। गाजा लेबनान युद्ध का डबल प्रेशर अब इजराइल पर आ चुका है। गाजा लेबनान का जो युद्ध है वो तो बड़ा तनाव की वजह है, लेकिन हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ लंबा सैन्य मोर्चा अब नजर आता है। सीज फायर और जो बंधकों की वापसी है उसका वैश्विक दबाव अब कहीं ना कहीं इजराइल पर पड़ता हुआ नजर आता है। जो कट्टरपंथी सहयोगी हैं, कट्टरपंथी सहयोगियों से सरकार पर बड़ा खतरा है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भर्ती विवाद से गठबंधन में पहले ही दरार के हालात हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वत, धोखाधड़ी के जो केस हैं वो भी लगातार जारी है। सत्ता गई तो गई, सत्ता गई तो जेल और राजनीतिक अंत का भी डर अब नेतन्याहू को है। वहीं आईडीएफ और खुफिया एजेंसियों से रणनीतिक मतभेद तो बहुत पहले से ही नेतन्याहू के रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरी डील हुई उसने तो और मुश्किल बढ़ा दी। लेकिन नेतन्याहू की पीठ पर सबसे बड़ा खंजर किसी और ने नहीं बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद यार, सबसे भरोसेमंद दोस्त माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खंजर घोंपा है। अब कई रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में पिछले कई दिनों से काफी मतभेद चल रहे थे। आपको याद होगा, वर्ल्ड नाउ में कई तस्वीरें हमने दिखाई, कई बार बताया कैसे पागल तक शब्द का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए कर दिया। नेतन्याहू इस जंग को खींचकर देश में टोटल विक्ट्री का नैरेटिव सेट करना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर का चुनाव जीत सकते थे। लेकिन हुआ कि ट्रंप ने ईरान से डील करके नेतन्याहू के सभी सपनों को धराशायी कर दिया, उनके इस इलेक्शन प्लान पर पानी फेर दिया। लेकिन सबसे खास बात यह कि बात सिर्फ इतनी नहीं, ट्रंप ने एक फोन कॉल के दौरान नेतन्याहू को पागल तक कह दिया, अपशब्दों का इस्तेमाल तक कर दिया। और ना सिर्फ पर्सनल फोन कॉल पर, भरे मंच से नेतन्याहू के लिए ऊल जुलूल जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल वो कर बैठे। सवाल ये कि क्या अब ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती टूट चुकी है? क्या दोनों यार अब बिखर चुके हैं?
आइए आपको बताते हैं आखिर कैसे अब ये कहा जा रहा है ट्रंप की प्राथमिकता बदल गई। अमेरिका की घरेलू राजनीति कहीं ना कहीं अब प्राथमिकता में आ चुकी है इस दोस्ती से ज्यादा। बढ़ती ईंधन की कीमतें अब कहीं ना कहीं बड़ी प्राथमिकता में आ चुकी हैं, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था। युद्ध से अमेरिकी जनता थक गई है, ये दावा किया जा रहा है। चुनावी साल में दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ युद्ध हो, इस तरह से हालात बने। वही रिपब्लिकन वोट बैंक को कहीं ना कहीं नुकसान का बहुत बड़ा डर है। अब नेतन्याहू चाहते हैं कि दबाव और कार्रवाई होती रहे, ट्रंप चाहते हैं कि डील और डी एस्केलेशन होता रहे। अब दोनों की बातें तो एक साथ नहीं होती, लेकिन आखिर चली किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। और चली तो चली, दोस्ती में भी कहीं ना कहीं बड़ी रुकावटें आ गई। मिडिल ईस्ट में इजराइल खुद को हमेशा से सबसे ताकतवर बनाने में लगा रहता है और उसकी इस बादशाहत को ईरान से हमेशा चुनौती मिलती रही। अब इजराइल का जो सबसे प्रमुख सहयोगी है अमेरिका, उसने भी ईरान के आगे घुटने टेक दिए, जिससे इजराइल को लगा है बहुत बड़ा झटका। अमेरिका का ये कदम इजराइल के ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ते कदम के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि संभव है कि इसके बाद अब इजराइल पर भी युद्ध रोकने का दबाव बढ़ जाएगा और उसे लेबनान पर हमले रोकने पड़े। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल का प्लान आखिर है क्या, इस पूरे मैप के जरिए भी समझिए। इजराइल का ये हिस्सा, वेस्ट बैंक का ये हिस्सा, जॉर्डन, मिस्र और गाजा को आप देख लीजिए। साल 2024 में इजरायली जवान को ग्रेटर इजराइल का बैच पहने हुए नोटिस किया गया और उसके बाद से ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना सर उठाने लगी। अब माना जा रहा है कि ग्रेटर इजराइल मिस्र में नील नदी से लेकर इराक में फरात नदी तक फैला होगा। ग्रेटर इजराइल में पूरा का पूरा जो फिलिस्तीन है, पूरा का पूरा जॉर्डन, लेबनान शामिल हो जाएंगे इस पूरे हिस्से के बीच में, जबकि सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी इस ग्रेटर इजराइल के सपने के अंतर्गत है। इजराइल का जो फिलहाल क्षेत्रफल है उसकी अगर बात करें तो उसके बारे में दावा किया जाता है करीब 20,770 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रेटर इजराइल का जो क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का हो सकता है। इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और इसके अलावा सीरिया की जो गोलान हाइट्स है उस पर भी वो कब्जा कर चुका है। एक अनुमान के अनुसार ग्रेटर इजराइल में लेबनान का करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जॉर्डन का करीब 89,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और फिलिस्तीन का लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा आ सकता है। इसके अलावा सीरिया का लगभग 1,20,000 से 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, इराक का करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, मिस्र का लगभग 60 से 80,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका और सऊदी अरब का भी लगभग 1 से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका इसमें शामिल हो सकता है। यानी ये बेंजामिन नेतन्याहू की, ये आईडीएफ की, ये मोसाद की एक परिकल्पना, एक रणनीति जिसे ईरान पूरा होने नहीं देना चाहता। चुनौती तो पूरे कहीं ना कहीं कहा जाए कि मिडिल ईस्ट के अन्य देशों की तरफ से मिलेगी, लेकिन आखिर उस चुनौती के लिए जिगरा कौन दिखाएगा? वो है इजराइल, वो है ईरान, इजराइल को बड़ी चुनौती दिखाने वाला। साफ है नेतन्याहू जिस ईरान विरोध की राजनीति के दम पर इजराइल के किंग मेकर बने रहना चाहते थे, अमेरिका ने उसकी नींव ही हिला दी। एक तरफ चुनाव का दबाव तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के केस, तीसरी तरफ सरकार गिराने की धमकी लगातार देते अपने ही मंत्री और चौथी तरफ ट्रंप की बेरुखी। नेतन्याहू के लिए वाकई में ये कहा जाए चौतरफा घेराबंदी है। अब देखना ये होगा कि क्या नेतन्याहू अमेरिका से बगावत कर अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखते हैं या फिर इस शांति समझौते के आगे घुटने टेक देंगे, ये देखने वाली बात है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।